देखो मित्र, आज तो कितनी ज्यादा चिड़िया हमारे जाल में फंस चुकी है। मुझे लगता है इतनी सारी चिड़िया हमारे जाल में आज से पहले कभी फंसी नहीं थी। हाँ हाँ मदन, तुम एकदम ठीक कहते हो। इतनी सारी चिड़िया आज से पहले हमें कभी नहीं मिली। तो चलो भैरू, हम यह सारी चिड़िया दो हिस्सों में बांटकर अपने अपने पिंजरे में रख लेते हैं। फिर भैरू और मदन अपने अपने हिस्से की चिड़िया आपस में बांटकर घर की ओर निकल पड़ते हैं। ठीक है मित्र, अब मैं अपने घर की ओर निकलता हूँ। अरे मदन, घर जाने की इतनी भी क्या जल्दी है? मेरा घर तो पास में ही है। आराम से भोजन कर लो और फिर तुम तुम्हारे घर चले जाना। नहीं नहीं भैरू, मैं भोजन किसी और दिन आकर करूँगा। अब मुझे चलना होगा। और याद रहे, कल ठीक इसी समय मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तुम भी जल्दी से तैयार होकर ठीक उसी समय यहाँ पर पहुँच जाना। इतनी बातचीत करके दोनों मित्र अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। अरे पुत्र, जल्दी से उठ जाओ। और कितनी देर सोओगे? तुम्हें शिकार पर जाना नहीं है क्या? तुम्हारा मित्र भैरू तुम्हारी राह देखकर परेशान हुआ रहेगा। अब उठ भी जाओ जल्दी से। लगता है कोई सपना देख रहा था। अरे आज क्या बात है? मदन कहाँ पर होगा? अभी तक तो उसे यहाँ पर आ जाना चाहिए था। मैं आ गया मित्र, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? चलो अब चलते हैं। क्या बात है भाई, तुम्हें आज आने में इतनी देर क्यों लगी? दरअसल बात ऐसी है कि आज मैंने एक सपना देखा। सपने में बहुत सारी चिड़िया एक साथ हमारा जाल उड़ाकर ले जा रही थी और मैं उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। इसी वजह से मैं देर तक सोता रहा। इसीलिए आज मैं जाल लेकर भी आया हूँ। आज हम चिड़िया ही पकड़ेंगे। लेकिन मित्र, चिड़िया तो हमने कल पकड़ी थी। आज तो हमें हिरन का शिकार करना है। अरे नहीं भाई, आज तो चिड़िया ही पकड़ेंगे। मेरा सपना कभी गलत नहीं हो सकता। नहीं नहीं मित्र, आज तो मैं हिरन ही पकड़ूंगा। अगर तुम्हें हिरन ही पकड़ना है तो तुम पकड़ो। लेकिन याद रहे, अगर तुम्हें हिरन नहीं मिला और यदि मुझे बहुत सारी चिड़िया मिल गई तो तुम्हें एक भी चिड़िया नहीं मिलेगी। याद रखना। फिर वो दोनों मित्र अपना अपना काम करने लगते हैं। एक तरफ मदन अपना जाल बिछाकर उसमें दाने गिराने लगता है और एक जगह भैरू हिरन को पकड़ने के लिए एक गड्ढा खोदने में लग जाता है। कुछ देर बाद वह दोनों अपना अपना काम खत्म कर लेते हैं। चलो मित्र, मैंने गड्ढा खोद लिया है। अब हमें आज के दिन इंतजार करना पड़ेगा। अब हम घर चलते हैं। हम लोग कल सुबह आकर देख लेते हैं। हाँ हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। अब हम घर चलते हैं। फिर वो दोनों मित्र घर की ओर निकल पड़ते हैं। क्या करूं? क्या करूं? मेरा मन इतना परेशान क्यों है? मुझे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? यदि अगर कल सुबह भैरू के गड्ढे में हिरन फंस जाता है तो वो मुझे हिरन नहीं देगा तो मैं क्या खाऊंगा? अगर यदि भैरू के गड्ढे में हिरन नहीं फंसा और मेरे जाल में बहुत सारी चिड़िया फंस गई तो मैं उसे एक भी चिड़िया नहीं दूंगा। फिर भी मेरा मन इतना परेशान क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भैरू के गड्ढे में हिरन जरूर फंसेगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं सिर्फ देखता ही रहूंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, कल सुबह होने से पहले ठीक 4 बजे उठकर जंगल में जाकर देखता हूँ कि सच में ही भैरू के गड्ढे में हिरन फंसा है या नहीं। तभी जाकर मेरे मन को शांति मिल जाएगी। इसी सोच विचार में मदन सो जाता है। फिर मदन उस दिन सुबह 4 बजे उठ जाता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे जाल में तो एक भी चिड़िया नहीं फंसी। लगता है आज तो मैं भूखा ही मरूंगा। चलो ऐसा करते हैं, भैरू के गड्ढे में जाकर देख लेता हूँ, कहीं उसके गड्ढे में कोई हिरन तो नहीं फंसा हुआ है। हाँ हाँ, चलो चलकर देखते हैं।
क्या भैरू के गड्ढे में तो एक हिरन गिरा पड़ा हुआ है। अब तो उसमें से भैरू मुझे कुछ भी हिस्सा नहीं देगा। भैरू तो अपना शिकार घर ले जाएगा और मुझे उसकी तरफ देखते रहने से और कोई चारा नहीं है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा करता हूँ, इस हिरन को पकड़कर अपने जाल में फंसा देता हूँ। मदन एक बहुत ही शातिर तथा लालची किस्म का आदमी था। तुरंत ही मदन उस हिरन को पकड़कर अपने बिछाए जाल में फंसा देता है और जाल को वहीं पर रख देता है। चलो चलो, अपना काम तो हो गया। अब सूरज निकलने से पहले मुझे घर पहुंचना होगा। इतना सोचकर मदन अपने घर वापस लौटता है। सुबह होते ही भैरू अपने मित्र के घर उसे लेने निकल पड़ता है। अरे मदन, अब उड़ भी जाओ। सुबह के 8 बज चुके हैं। हमें जंगल में शिकार देखने जाना भी तो है। मुझे लगता है भैरू आ गया है। हाँ हाँ, चलो भाई, चलकर देख लेते हैं कि हमारे जाल में क्या क्या फंसा है। अरे ये क्या, आज तो मेरे गड्ढे में शिकार फंसा ही नहीं। शायद मेरे नसीब में आज शिकार लिखी ही नहीं। तेरे किस्मत में शिकार होगी भी कैसे मूर्ख। तेरी शिकार तो मैंने कब की ले ली है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है मित्र। चलो अब देखते हैं मेरे जाल में क्या फंसा है। अरे ये कैसे संभव हो सकता है? आखिर एक चिड़िया पकड़ने वाले जाल में इतनी बड़ी हिरन कैसे फंस सकती है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे मित्र, तुम किस सोच विचार में डूब गए हो? क्या मेरी शिकार देखकर तुम खुश नहीं हो? नहीं मित्र, मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ तुम्हारे मन में अब क्या चल रहा है। फिर वो दोनों मित्र घर की तरफ निकल पड़ते हैं। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस बाघ से बचाओ। मित्र, क्या तुम्हें ये आवाज सुनाई दे रही है? मुझे तो लगता है कोई मुसीबत में है। हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। अरे राम 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 राम, ये तो एक बाघ है। मैं तो इसके पास नहीं जाऊंगा। कहीं बाघ ने मुझे खा लिया तो मैं मर जाऊंगा। नहीं मित्र, मुझे तो उस लड़की को जाकर बचाना ही चाहिए, चाहे मेरी जान चली क्यों न जाए। अरे वाह वाह, वह दोनों तो लड़ते लड़ते बहुत दूर चले गए। यही अच्छा मौका है उस लड़की की नजरों में हीरो बनने का। चलो चलकर उस लड़की को बचाता हूँ। इस रस्सी को जल्दी से पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूँ। लेकिन वो बाघ का क्या हुआ? कहाँ चला गया वो? उस बाघ को तो मैंने मारकर भगा दिया है। तब वो वापस यहाँ नहीं आएगा। ये सारी घटनाएं जंगल में रहने वाली एक बुढ़िया देख रही थी कि कैसे अपने मित्र का श्रेय वह झूठा आदमी ले रहा था। अरे मित्र, तुम कहाँ पर हो? देखो, मैंने उस बाघ को मारकर भगा दिया है। परंतु मदन अपनी शिकार यहाँ पर छोड़कर आखिर चला कहाँ गया? अच्छा राजकुमारी जी, अब मुझे चलना होगा। मेरा मित्र मेरी राह देख रहा होगा। अरे मित्र, तुम कहाँ चले गए थे? और वो राजकुमारी कहाँ पर है? भाई, मैं तो उस राजकुमारी को छोड़ने राजमहल तक गया था। लगता है अब तक तो उस राजकुमारी ने सारी बातें अपने पिताश्री को बताई होगी। यदि महाराज ने चाहा तो वो अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर देंगे। तब तो मैं बहुत ही अमीर आदमी बन जाऊंगा। अगले दिन फिर से वह दोनों मित्र शिकार पकड़ने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। तभी उन दोनों को किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती है। अरे राजकुमारी जी, क्या बात है? आप क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरा इस दुनिया में पिताश्री के अलावा और कोई नहीं है। लेकिन राजकुमारी जी, तुम्हारे पिताश्री को आखिर हुआ क्या है? और वो इस वक्त कहाँ पर है जो तुम यहाँ बैठकर रो रही हो? मेरे पिताश्री को एक डायन पकड़ कर ले गई है।
वो पिताश्री के आत्मा को अपने वश में कर उनसे कुछ गलत काम करवाना चाहती है। लेकिन वो डायन कहाँ पर रहती है? वो डायन कंदी वन के एक गुफा में रहती है। राजकुमारी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं तुम्हारे पिताश्री को जरूर बचा के ले आऊंगा। कुछ ही समय में वह दोनों कंदीवन के उसी गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। अरे भाई, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, कहीं वह डायन हम दोनों को पकड़कर हमें मार ना दे और हमारी आत्मा अपने वश में कर हमसे कोई बुरा काम न करवा ले। लेकिन मित्र, तुम अब एक ऐसी बातें कर रहे हो। तुमने तो राजकुमारी को वचन दिया है कि तुम उसके पिताश्री को बचाकर सही सलामत वापस लेकर आ जाओगे। हाँ, मैंने तो सिर्फ राजकुमारी के सामने एक झूठा दिखावा किया था। मैं तो अब गुफा में नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। कोई बात नहीं है मित्र, तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं राजकुमारी के पिताश्री को सही सलामत ले आता हूँ। इतना कहकर भैरू अकेला ही गुफा के अंदर राजा को बचाने चला जाता है। अब मैं तेरी आत्मा तेरे शरीर से निकालकर अपने वश में बनाकर तुम्हें एक प्रेत बना देती हूँ। अरे, ये डायन तो कुछ भयंकर बातें कर रही है। लगता है अब यह डायन राजा को मारने वाली है। मुझे जल्दी से कुछ न कुछ तो करना होगा। एक पल का भी विलंब ना करते भैरू एक डंडा लेकर पीछे से जाता है और उस डायन के सिर पर जोर से मारता है तो डायन मर जाती है और बेहोशी के हाल में ही भैरू महाराज को अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से ले जाता है। ये सब उसका कपटी मित्र देख रहा था। अगर राजा को भैरू राजकुमारी के पास लेकर चला गया तो वो राजकुमारी की नजरों में हीरो बन जाएगा और राजा उसकी शादी राजकुमारी के साथ करवा देंगे, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी मदन पीछे से एक डंडा लेकर आ जाता है और अपने मित्र के सिर पर जोर से प्रहार करता है तो उसका मित्र जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। यह सब देखकर राजकुमारी मदन पर बहुत प्रसन्न हो जाती है। शाबाश मेरे पुत्र, मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत प्रसन्न हो चुका हूँ। जो कार्य हमारे जाबाज सैनिक नहीं कर पाए वह कार्य तुमने बहादुरी के साथ कर दिखाया है और इसी कारण मैं अपने पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करने का फैसला कर चुका हूँ। जाओ सैनिकों जाओ, पूरे राज्य में यह खबर फैला दो और इसी शुभ अवसर पर सभी राज्यवासियों को अपने शुभ आशीर्वाद देने के लिए राजमहल आने का आमंत्रण दे दो। अरे अरे महाराज, यह विवाह नहीं हो सकता। लेकिन तुम कौन हो जो कि मेरी पुत्री का विवाह रोकने के लिए यहाँ पर आई हो? रुकिए महाराज, यह आदमी एक नंबर का धोखेबाज और लालची है। फिर वो बुढ़िया राजा को सारी हकीकत बताती है। फिर राजा उस बुढ़िया के घर जाकर देखता है तो सच में ही उसका मित्र घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। ये सब देखकर राजा को भी दूसरे धोखेबाज मित्र की असलियत का पता चल पड़ा। सैनिकों, ले जाओ इस लालची और धोखेबाज आदमी को और इसे बंदी बनाकर कड़ी से कड़ी सजा दे दो। फिर राजा अपनी पुत्री का विवाह भैरू शिकारी के साथ करवाता है और अपना आधा राज्य तथा बहुत सारी संपत्ति उसे दे देता है।